आज इंडिया का सवाल कबीर के दो हिस्से। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा न खोए, औरन को शीतल करे खुद शीतल होए रे कबीरा। नुपुर शर्मा के निकले बोल से लेकर दुनिया में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की, जिसने बीजेपी की 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। विपक्षी पार्टियां जहां नुपुर शर्मा पर हो रही कार्रवाई को दिखावा करार दे रही हैं, वहीं मुस्लिम देश भारत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सऊदी अरब ने नुपुर के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया है। इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर गौतम प्रसाद की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। पैगंबर साहब पर नुपुर शर्मा का विवादित बयान। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को किया सस्पेंड। मुस्लिम देशों को भी नुपुर शर्मा के बयान पर ऐतराज। इन दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में खासी नाराजगी है। कुछ स्टेट में कई जगह ऐसे कुछ हो रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। रियली ये मतलब दुख की बात है, और जिसको अमेरिका ने बोलने का उनको मौका मिला। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कंट्री के कोई इंटरनल मैटर में बाहर वाले मुदाखलत करें, हम ये चाहते नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो रिपोर्ट में जिस चीज़ों को लिखा है, जो बोला है, वो तो गलत नहीं बोला है, ये हो रहा है। फिलहाल इस मामले में बीजेपी ने सख्त रुख अपनाते हुए नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उधर निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस से कर दी है। दूसरी ओर नुपुर शर्मा का विवादित बयान देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई मुस्लिम देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई है। अरब देशों में #बायकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत के बने सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यूएई, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने भी नुपुर शर्मा के बयानों पर आपत्ति जताई है। वहीं पार्टी से निलंबन की कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच का मामला पहली बार सुनने को मिला है, बल्कि राजनीतिक नेताओं की ओर से समय समय पर कई बार विवादित बयान सुनने को मिले हैं। हालांकि इस बार पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मामला उठ गया है, जिसके बाद विदेशों में भारत का विरोध मुस्लिम समुदाय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, एक बात समझनी होगी कि गोली और बोली, जो काम गोली नहीं कर सकती वो बोली कर देती है, और ये जुबान ही है जो महफिल में बिठाती है।
और ये जुबान ही है जो महफिल से बाहर करती है। जुबान है जरा संभल कर। जी, आज इस पर चर्चा बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ जाना पहचाना चेहरा, जी हाँ, दुनिया के कई मुल्कों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे डॉक्टर दीपक वोरा, जी हाँ, पूर्व राजदूत और इस समय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के आप सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे मैंने एक चीज हमेशा सीखी है, आपसे मैंने सार्वजनिक मंचों पर आप जिस वाणी का, जिन बोलों का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी सीखने लायक है, तारीफे काबिल है कि वो डिप्लोमेसी नहीं होती अगर आपकी वाणी में, आपकी जुबान में नरमी ना हो, आपकी वाणी में सम्मान ना हो, वो डिप्लोमेसी नहीं होती। डॉक्टर दीपक वोरा, आपका स्वागत है। हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संघ के विचारक अनुभव चंग साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाना पहचाना चेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता और हर समाज के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और अपने हक की लड़ाई, दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली ऐसी बरखा त्रेहान हमारे साथ है। बरखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दीपक वोरा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। कबीर के दोहे से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर दीपक वोरा, मसला न केवल भारत के किसी प्रदेश, बल्कि अब ये दुनिया में एक तरह से घमासान का मुद्दा बन गया है। कुछ ही घंटों पहले मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत को नसीहत दे डाली है कि आखिर टॉलरेंस, सहिष्णु होना जरूरी है। डॉक्टर दीपक वोरा। सर, आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का। मैं आपसे सीखता हूं और ये मैं दिल से कह रहा हूं। और ये जो बाकी आपके विशेषज्ञ बैठे हैं, इनके सामने मेरी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर दीपक वोरा जी। तो मैं एक चीज कहता, सर आपको याद होगा कि लेट 2005 में एक डेनिश मैगजीन में कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ कार्टून्स पब्लिश किए थे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था, तो पूरी दुनिया में आग लग गई थी। मैं नाइजीरिया में था उस समय, उन्होंने कई चर्चेस जला दी, 51 लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, जिनको पता भी नहीं था कि डेनमार्क कहां पर है। सर, ये बहुत एक अजीब सी चीज मैंने देखी थी। और उसी टाइम पे इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, उसके एक कवर में कार्टून पब्लिश हुआ था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे थे और नीचे लिखा था, अरे नहीं, अब एक बार फिर नहीं। और एक अमेरिकन मैगजीन में एक कार्टून छपा था कि एक आत्मघाती जो हमलावर था मुस्लिम, वो मर गया था और फिर नीचे लिखा हुआ था, अरे हुरों को बोलो तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूं। इस टाइप की चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं। मेरा पहला कहना इस पर यह है सर कि ये जरूरी नहीं था ये कंट्रोवर्सी। इस बच्ची ने जो भी कहा है तहश में आके, जैसे इन्होंने खुद समझाया है, उसके बाद जो उसके ऊपर रिएक्शन हुआ है सर, वो बहुत जबरदस्त है। अभी आपने बोला है बोली और गोली, सर इनकी तो बोली थी, उसका जवाब गोली से नहीं दिया जाता। डिप्लोमेसी में हम ये नहीं सीखते। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये उनके निजी व्यूज थे, ये सरकार के व्यूज नहीं है। और मैं चाहता था सर, अगर मैच्योरिटी दिखाते जो मुस्लिम लीडर्स हैं कि भाई शांति से इसका समाधान करो। आप कुछ देशों में देख रहे हैं, खासतौर से आपके पड़ोसी देश में, उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हम जान दे देंगे अपनी। एक श्रीलंकन बेचारे किसी ने 6 महीने हो या कोई पोस्टर नीचे उतार दिया था जिसमें कुरान के कुछ वर्सेस लगे थे, उसको मारा, उसकी जिस्म को जला दिया और फिर सेल्फीज ली, और उनके जो मुल्ला थे वो सारे और मारो। ये क्या चीज है सर? इस लड़की ने अगर कोई गलती की है तो फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए जो मिली है। सर, एक चीज मैं अंग्रेजी में कहूंगा, वर्बल असॉल्ट किया है तो काउंटर असॉल्ट भी वर्बल होना चाहिए। फिजिकल इंटिमिडेशन क्यों कि हम तुम्हारा बलात्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी सर। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जिस तरह का आपके ऊपर वार हुआ है, एक मेजर्ड रिस्पॉन्स उस पर दीजिए। फाइनली सर, एक चीज मैंने एक सोशियोलॉजिस्ट से पूछा था कि क्यों भड़क जाते हैं ये लोग जब धर्म की बात की जाती। आपको याद होगा सर, एक बहुत मशहूर भारतीय पेंटर थे, पद्म विभूषण मकबूल फिदा हुसैन, आपको याद है सर? जी, जी, और 2005-06 के आसपास उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई थी, निवस्त्र हिंदू गॉडेसेस की, भारत माँ की तस्वीर बनाई, पेंटिंग बनाई थी विदाउट क्लोथ्स।
तो हमने कहा कि भाई उनको अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, वो कतार भाग गए। और ये जो देश बहुत शोर मचा रहा है ना सर, इसने नागरिकता दे दी उनको, वहां बसा दिया। उस समय आलोचना नहीं की थी क्या? और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समुदाय के हो तो दुनिया में आपत्ति आ जाती है। ये चीज मैं कभी समझ नहीं पाया हूं। और एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि इस समुदाय की, वो मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था उनका बयान, उनकी हालत दुनिया भर में इतनी खराब, इतनी नेगेटिव है इमेज, कि अब वो कहते हैं कि प्रॉफिट पैगंबर रसूल वसल्लम के टाइम पे वापस जाएं, पीस बी अपॉन हिम, और एक नया मदीना बनाएं, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1947 में करना चाहते थे। आप जानते हैं क्या मदीना उन्होंने वहां बनाया। तो ये चीज है, अगर इस लड़की ने गलती की है, इसको सजा मिली है, और इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, मारा पिट्टी पे आप लोग क्यों उतरते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। डिप्लोमेसी में हम ये नहीं करते। जी डॉक्टर दीपक वोरा, यही मेरी आपसे उम्मीद भी थी कि आप जिस तरह से बातों को समझाएंगे और जिस तरह से घमासान, और आप ये समझिए कि वाक युद्ध चल पड़ा है। कुछ और सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगा, जिसमें कि ओआईसी देश, पड़ोसी हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो हमारी हर छोटी बड़ी घटना पर वहां पर ये समझिए कि जैसे आप ये समझिए कि सेंसेक्स की तरह भारत में क्या हुआ, पाकिस्तान में उसका सीधा रिएक्शन होता है। कई सवालों के साथ डॉक्टर वोरा आपके पास आऊंगा। अश्विनी शाही जी, अश्विनी जी, मेरी आपसे पूरी संवेदना है। मैं समझता हूं कि आपको पार्टी के उस नेता के लिए यहां पर आपको डिफेंड करना है जिसके बोल को लेकर पूरी दुनिया में बवाल है। मैं समझ सकता हूं अश्विनी जी, लेकिन पार्टी ने निलंबन किया। निलंबन के बाद अब नुपुर शर्मा मुंबई में हाजिर हो। 22 जून को उनकी पेशी है। उनके खिलाफ मुमरा पुलिस थाने में एक मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। मनीष जी, देखिए, नूपुर जी का जो मामला था, नूपुर जी का मामला, उन्होंने जो कहा कि किसी भी संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नूपुर जी ने किया, वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। संगठन ने उनको उसकी सजा दी, उनको निकाला। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई पक्ष नहीं था। ओआईसी ने जो वक्तव्य दिया, हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको उसका जवाब दिया। ओआईसी को भी बताया कि सांप्रदायिक जो आपका जो है एक एजेंडा है, उसको छोड़कर आप बाहर निकलिए, सभी धर्मों का सम्मान करिए। और भारत एक सॉफ्ट देश नहीं है, सॉफ्ट टारगेट आपका नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में आप जो लोग हैं, आज तो वो कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, अश्विनी जी बड़े आदर के साथ, अश्विनी जी बड़े आदर के साथ, अश्विनी जी बड़े आदर के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आपके जवाब पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उस पार्टी की जिसकी सत्तारूढ़ सरकार है, और आज भारत की जो सारी दुनिया में छीछा लेदर हो रही है, ये किसके कारण हो रही है अश्विनी जी? उसके लिए मनीष जी उनको सजा दी गई और उनको संगठन ने उनको बाहर निकाला। कतर ने, चाहे बहरीन ने, चाहे जिसने भी विरोध किया, ओआईसी ने विरोध किया है, तो उसने सरकार का विरोध किया है। सरकार ने उनको बताया कि भाई हम ये, उनका जो है ये संगठन ने उनको निकाला, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि जो भाजपा की तरफ से अगर टिप्पणी आई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं अभी भी सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि ये संवेदनाएं उस समय कहाँ गई थी। अभी बोरा साहब ने कहा कि जो चीज़ें की गई वहाँ पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग बनाए, उन्होंने उनको जो है नागरिकता दे दी। चीन में 10 लाख मुसलमानों को बंदी बनाया गया और उन 10 लाख के बाद मस्जिदों को वहाँ पर पूरा वो कर दिया गया, हटा दिया गया, शौचालय बनवा दिए गए। इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठी वहाँ? अफगानिस्तान, बर्मा और सीरिया के मुसलमानों का ये लोग ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? कभी एक ऑस्ट्रेलिया में हमारे देवी देवताओं के चित्र जो है बनाए गए थे बिकनीज पर, कभी किसी ने, यूएन ने क्यों नहीं उस पर बात किया, कभी नहीं उठाया। तो ये एक तरह से नैरेटिव सेट किया गया है जो कि उसको किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए और सबको सम्मान करना चाहिए मनीष जी, जिसमें आगे ये भावनाएं एक दूसरे के खिलाफ खराब न हो, ये सबको देखना चाहिए। कोई ऐसा न देखे कि सिर्फ जो है बांग्लादेश और कतर तय करेगा कि हिंदुस्तान में क्या होगा और क्या नहीं होगा।
सीए में कौन हमारा नागरिक बनेगा बांग्लादेश तय करे, और कतर के शाह लोग तय करें, शेख लोग तय करें कि हिंदुस्तान की पार्टियां कैसे चलेंगी, तो ये संभव नहीं है। इस पर अश्विनी जी अगले पड़ाव में मैं चर्चा करूंगा। और हमारे साथ दुनिया का एक ऐसा जाना माना चेहरा इस पैनल पर है जिनका नाम डॉक्टर दीपक वोरा है, कि आखिर हमारे आर्थिक रिश्ते इससे कितने बिगड़ेंगे, आखिर हमारी अर्थव्यवस्था पर इस तरह की टिप्पणी से भारत को क्या भुगतना होगा, इस पर भी चर्चा होगी। अश्विनी जी बने रहें आप हमारे साथ। कांग्रेस की नेत्री महिमा सिंह खुद एक वकील हैं और जिनके बोल के द्वारा सारी दुनिया में घमासान है, वो खुद भी एक लर्नेड काउंसिल है जिनका नाम नुपुर शर्मा है। महिमा जी आपका स्वागत है। महिमा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने निलंबन कर दिया, हमको उससे मतलब नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप ये कहते हैं कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और आपकी महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मुंब्रा पुलिस थाने में 22 तारीख को उनकी पेशी भी है। महिमा जी। मनीष जी, ये तो देखिए वही बात है ना कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी सदैव कांग्रेस के ऊपर लगाती रही है मुस्लिम तुष्टीकरण का, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही आरोप भाजपा के ऊपर लग रहा है। तो ये तो देखिए जो बोएगा इंसान वही पाएगा वाली बात हो गई है। और आज जो एफआईआर मुंबई के अंदर हुई है, वो भारतवर्ष के हर नागरिक के अंदर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भाजपा के आवेश में आकर बोलने वाले प्रवक्ताओं का, जो कि उनकी संस्कृति ही उनके मुखारविंद से झड़ रही है, कोई नई बात नहीं निकल रही है, ये आखिरकार हस्तक्षेप ना करें भाजपा के प्रवक्ताओं को। अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन सीखेंगे भाजपा के प्रवक्ता, उसके बाद ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये गलत है मैडम, ये हिंदुत्व की बात करेंगे। हस्तक्षेप न करें, अपने अवसर का इंतजार करें। इतना बौखलाना ठीक नहीं है, इतना बौखलाने का तो इसी तरह से बौखलाहट का हर गाना। बरखा जी, महिमा जी को बरखा जी, बहस का पहला पड़ाव है, प्रस्तावना जरूरी होती है, सारे मेहमान अपनी बात रखते हैं। आप तो खुद जानती हैं, मेरे साथ आपने कई बहस की है, और मैं हर प्रवक्ताओं के बड़बोलेपन पर आऊंगा, बरखा जी। और इसके साथ साथ ये बड़बोलापन न केवल प्रवक्ता बल्कि आम जीवन में भी इसको संभलकर, ये जुबान है कतरनी जैसी जब चलती है तो न जाने क्या क्या हो जाता है। महाभारत भी इसी जुबान की खातिर हुई थी। मैं आऊंगा, महिमा जी अपनी बात पूरी करें। बरखा जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, यही देखिए, जीवन में कुछ मौलिक विचार, कुछ मौलिक आधार बड़े आवश्यक हैं। और मैं अक्सर चर्चाओं में देखती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ताओं के अंदर न धैर्य है, न अनुशासन है, न अपनी आलोचना को सुनने की हिम्मत है उनके अंदर। और वहीं यहाँ पर उसका हमें एक उदाहरण देखने को मिला। अपने अवसर का इंतजार नहीं कर सकते, इतने आतुर हो जाते हैं। तो ये जो नफरत के बीज इस देश के अंदर बोते आए हैं और लगातार, महिमा जी तो बड़े धैर्य से सुन रहा हूं जी। बरखा त्रेहान किसी पार्टी की नहीं है, बरखा त्रेहान किसी पार्टी की नहीं है। महिमा जी मैं तो सुन रहा हूं, बरखा जी ये कांग्रेस का जो है ये चरित्र क्यों दिखा रही है। अश्विनी जी आ रहा हूं मेरे साथ दो मेहमान बाकी। और मुझे मनीष जी, यदि ऐसा है, क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया, मैं देर से जुड़ी, लेकिन भाजपा की बात होते ही जिस तरह से मैंने उनका महिमा जी आ रहा हूँ आपके पास। बरखा जी हमारे साथ अनुभव, बरखा जी आपके पास आ रहा हूँ। बरखा जी मुझे कुछ ही मिनटों बाद मुझे ब्रेक लेना है। महिमा जी, आई एम कमिंग टू यू। लर्नेड काउंसिल, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। बरखा जी अनुभव चक साहब संघ विचारक हैं। अनुभव जी, हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत वैमनस्यता के खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पर संदेश दे रहे हैं, और जिनके चाल चरित्र, चेहरे को देखकर सुनकर जो पार्टी सत्ता में आई उसके प्रवक्ता इस तरह के नफरती बोल रहे हैं। देखिए मनीष जी, ये पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि संघ के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो संघ प्रमुख ने हमेशा इस बात को कहा कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय भी है और हिंदुस्तानी भी है, और किसी से विद्वेष नहीं रखना चाहिए। संघ प्रमुख ने हमेशा,
जहां तक बात आती है नुपुर शर्मा के बयान की, तो उनकी पार्टी ने उन पर कार्रवाई करी। मैं उस बात पे नहीं आता हूं, लेकिन इस बात पे जरूर आता हूं, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो मुस्लिम देश है, और आज जो आए तौबा मचा रहे, चारों तरफ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ये तब कहाँ थे जब अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या अन्य मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो हमारे धर्म के मंदिर बने हुए थे उनको तोड़ा जा रहा था। आज जो हुआ वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ पे सहिष्णुता दिखानी चाहिए थी वहां पर ये सहिष्णु नहीं होते, ये हमेशा असहिष्णु होते हैं, और हमेशा धर्म के ऊपर, जो इनका धर्म नहीं है, जिसको एक काफिर कहते हैं, उस पर हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। ये दो तरफा बातें करते हैं। और अभी कानपुर के अंदर देखने में आया किस तरीके से, जिस दिन कानपुर के अंदर राष्ट्रपति थे, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री थे और जिस दिन योगी जी थे, उसी दिन एक ऐसा साजिशन दंगा कराने का प्रयास करा गया। हजारों की संख्या में सड़क अनुभव पर जी, भीड़ उसके उतर आए। उसके पीछे की वजह नुपुर शर्मा के बोल को ही कहा जा रहा है। कानपुर हम हिंसा मनीष जी, हम भी इसी देश में रहते हैं और आप भी इसी देश में रहते हैं। हमने और आपने तमाम ऐसे ट्वीट देखे जिसमें सिविलियन का किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, लेकिन हम और आपको सड़क पे नहीं उतरे ना। ऐसा क्या हो जाता है कि अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने कोई बात कह दी तो उसके लिए हजारों की संख्या में हुजूम आकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके मंदिरों के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर उन पे हमला करने की कोशिश करने लगता है। ये अच्छी बातें नहीं, इससे बचना चाहिए था। कानून पे विश्वास रखना चाहिए। क्या हो जाता है, अनुभव जी ने कहा कि ऐसी तमाम आपत्तिजनक बातें एक समुदाय के आस्था के जिन्हें देवता कहा जाता है उनको लेकर भी ट्विटर पर इस तरह की बातें लिखी गई, लेकिन वो समाज कितना सहिष्णु है, टॉलरेट करता है। लेकिन एक बोल से जो बवाल मचा है ये अपने आप में एक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। देखिए मनीष जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, बीजेपी कांग्रेस में नहीं करने आई यहाँ पे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप एक स्पोक्स पर्सन है, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, XYZ, चाहे बीजेपी के, चाहे आपके, चाहे कांग्रेस के। आपकी एक जिम्मेवारी बनती है, और इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप जिस ओहदे पे बैठे हैं उस चश्मे से आप सबको बराबर देखेंगे। आप जरूर एक पैनलिस्ट हैं, आप जरूर एक शो पे जाती हैं, लेकिन अपनी भाषा पे संयम रखना ये आपका कर्तव्य है। और जिस भी पार्टी अपने जो भी स्पोक्स पर्सन है उनके साथ आज के बाद, मैं तो चाहूंगी, अभी से पहले भी ऐसा होना चाहिए था, अब भी, कि उनको स्पेशल क्लास दी जाए कि कैसे उन्होंने किस मुद्दे पे कितना उत्तेजित होना है कि दूसरे धर्म के प्रति हम उनकी ना तो निंदा कर सकते हैं, ना उनके धर्म गुरु के बारे में कुछ कह सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जानकारी के लिए। मुझे पता है आप सोशली बहुत एक्टिव रहती हैं, आप ट्विटर और सारे सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड के सारे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है 38 लोगों को, जिनके बयान से या तो वो संवेदनशील रहे हैं या आपे से बाहर आकर उन्होंने जो बयान दिए हैं, ऐसे चेहरों को बीजेपी ने चिन्हित कर लिया है और उन्हें हिदायत दे दी गई है। जहां तक रही क्लास की बात, जब भी जिसकी सरकार जहां पर आती है, जिन प्रवक्ताओं को हमारे जैसे स्टूडियो में आकर बैठकर ज्ञान देना होता है, बौद्धिक करना होता है, उन्हें वो सीख दी जाती है कि आज के मुद्दे पर आपको कितना और कहां तक बोलना है। लेकिन अति उत्साह में आकर जब प्रवक्ता ही अपनी सीमा लांघ ले तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी भी क्या करे। बरखा जी, बरखा त्रेयान, डॉक्टर दीपक वोरा, महिमा सिंह, अनुभव चक और अश्विनी शाही जी, मेरे लिए वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर ओआईसी देशों को बयान से मिर्ची क्यों लगी और भारत की दो टूक ओआईसी देशों को। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार सबका स्वागत है। हमारे साथ इंडिया का सवाल में मेहमान के रूप में डॉक्टर दीपक वोरा, बरखा त्रेयान, हमारे साथ महिमा सिंह जी, अश्विनी शाही जी और अनुभव चक साहब, आज सब हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर दीपक वोरा। डॉक्टर वोरा, ओआईसी जिसमें 57 देश हैं, एक तो वो विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट्स, कुवैत में तो ये तक देखा गया कि स्टोर्स में, जी हाँ, सुपर स्टोर्स में ये लिखा गया है कि बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की अगर एक बोली से इतना बड़ा भूचाल आ जाता है डॉक्टर दीपक वोरा,
तो क्या आपको लगता है कि इससे भारत जो कई मसलों पर अरब के देशों पर निर्भर है, आर्थिक रिश्ते बिगड़ेंगे, आर्थिक नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था पर कितनी बड़ी चोट पहुंच सकती है? आपको क्या लगता है डॉक्टर वोरा? मैं तो कई खाड़ी के देशों में काम कर चुका हूँ। ये बिल्कुल बात सही है कि वहां पर लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं और वो पैसा करोड़ों डॉलर रिमिट करते हैं और उससे हमारी मदद होती है। ये कहने के बाद इतना जरूर कहूंगा कि इन देशों को उतनी ही आवश्यकता है हमारे श्रमिकों को जितनी हमें इन देशों की आवश्यकता है। उनसे तेल खरीदते हैं, वहां के लोग यहाँ काम करने नहीं आते, लेकिन कुछ रिसोर्सेज उनके पास है जिनकी हमें जरूरत है। ये भी आप जानते हैं कई अरब देश हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को सबसे ऊंचे, सबसे बड़े अपने राष्ट्रीय अवार्ड्स दिए थे, मंदिर बनाए जा रहे हैं एक्सेट्रा। और ये जो अभी देखा जा रहा है कि कुवैत के एक सुपरमार्केट में से कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स हटा दिए, सर ये सिंबॉलिक है, ये सब्सटैंटिव नहीं है। कुछ देर के बाद ये लोग ठंडे हो जाएंगे। मैंने ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूएस में देखा था जब मैं वहां था मिड 1980s में। जापानीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो थे, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, छा गए थे अमेरिका में। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वहां के कांग्रेस के लोग अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर हथौड़े लेके उनको तोड़ रहे थे कि बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। बॉयकॉट कोई नहीं करता। जो चीज सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की है, अल्टीमेटली कंज्यूमर उसी को पसंद करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जो इस बच्ची ने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है। ये कहना इस पूरे देश को रिस्पॉन्सिबल, आप कहें कि इस औरत ने ये कह दिया है, सर ये पूरा देश जो है, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि आपकी गलती है? हमारी कल्चरल यूनिफॉर्मिटी इस प्रकार की नहीं है। एक फ्री सोसाइटी है, वो कहते हैं जो कहना चाहते हैं। आपका एक पड़ोसी मुल्क है जहाँ के लोग तो कुछ सोचते भी नहीं है क्योंकि उनकी सरकार उनके लिए सोचती है। हमारे पास तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट है। और ये भी आप जानते हैं सर, इतना बता देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक सेंटर है, ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकिंग सेंटर। उन्होंने अभी तक 2 लाख टेररिस्ट इंसिडेंट्स ट्रैक किए हैं पिछले 50 साल में। और इन 2 लाख में सर, आप मुझे क्षमा करेंगे जो मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहन करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, 80% से ज्यादा उनका संबंध इस्लाम से है सर। तो शायद हम तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? जब आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, क्या पूरी दुनिया गलत है और आप सही हैं, या फिर इसके कोई और डीप रूटेड कारण है? किसी तरह से मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा जो इस बच्ची ने कहा है, जो इस यंग लेडी ने कहा है। मैंने उनकी बातें सुनी है टीवी पर, बहुत अच्छी तरह से बोलती है, मैच्योरिटी से बोलती है। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है उसकी सजा उनको मिल रही है सर। ये कहना पहले देनी चाहिए थी सजा या बाद में, तो फिर आप टाइमिंग के ऊपर आ जाते हैं, आप सब्सटैंटिव इश्यूज को भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो तूफान आया है ये भी बहुत जल्दी चला जाए। जी, ये भी थम जाए। जी, जो हमारे भाई बहन इन कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये भी विषय बहुत बड़ा है, हम इसे हल्के में ना लें। इकोनॉमिक लॉस तो होगा, बॉयकॉट अगर लिखा है तो जैसे कि सर अभी बोल रहे थे कि मोमेंट्री है या अभी है, लेकिन रिपरकशंस तो ज़रूर होते हैं ऐसी चीज़ों के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये छोटे से मुल्क, कितने सारे मुल्क हैं, ये आज हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कभी हमारे आगे बोल भी नहीं सकते थे। हमारा ही माल यहाँ पे बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है। अच्छा या बुरा तो बात की बात है, अगर इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे तो उसके रिपरकशंस तो हम फेस करेंगे, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जी अश्विनी, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पे। सियासत बंद करिए। जी बरखा जी, डॉक्टर वोरा भी इसी बात को समझा रहे थे और वो कह रहे थे कि ये मोमेंट्री है, सांकेतिक है, एक सिग्नलिंग है जो हमें समझना होगा कि वो ये संकेत दे रहे हैं, हो गया, आपने किया, हम इसके सूचक के जरिए, संकेत के जरिए आपको बता रहे हैं, आगे दोबारा ना हो। हमारे साथ अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, नूपुर के बयान से नफरत फैली है, कानपुर हिंसा जो लगातार भड़की, जो कानपुर की तस्वीरें हमने देखी और जो लगातार रोज एक नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके पीछे की वजह भी ये बयान ही कहा जा रहा है। अश्विनी जी एकदम कहा जा रहा है, बयान कहा जा रहा है, लेकिन ये एक और तरफ इशारा करता है। बयान तो एक बहाना है, योगी जी की जो सुशासन की सरकार चल रही है वो निशाना है। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, कोई बलवा नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ी सोची समझी साजिश थी, फंडिंग थी, कहाँ से थी, सबकी जांच हो रही है। और जैसे देखिए आज पोस्टर लगे हैं 2 दिन पहले,
सभी लोग पहुंचकर कह रहे हैं कि मेरे घर बुलडोजर न चलवाओ और मैं आ गया हूं, मैंने पत्थर फेंके थे। कितनी सुनियोजित साजिश ये थी कि ठेला कहां से आया, उस पर पत्थर रखे गए, पेट्रोल बम रखे गए, ये देखने वाली बात है। ये तो नूपुर जी का बयान जो है बहाना हो गया उसमें कि हम बंद कराएंगे और हमने किया, क्योंकि नमाज पढ़ के निकले लोग और उसके बाद लोगों ने दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। जो हिंदू भाई दुकान नहीं बंद कर रहे थे उनको जबरदस्ती मारा पीटा गया। तो ये एक जानबूझकर किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जिसने भी दंगा किया, मैं किसी न हिंदू की बात कर रहा हूँ न मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जिसने भी दंगा किया, मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि ऐसी सरकार है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी कि दंगा कैसे किया जाता है, चाहे वो जो भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दंगा दंगा होता है। उत्तर प्रदेश बहुत शांत हो गया था, बीमारू से अच्छा एक स्वस्थ प्रदेश बन रहा था, अपराध घट रहे थे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसमें ये एक जो है दाग लगाने की जिसने कोशिश की है, वो पोस्टरों में छप चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पूरे देश में। और व्यापार की बात है, मैं 2 चीज़ बोलना चाहता हूं कि व्यापार देखिए, अभी बोरा साहब ने कहा कि बहुत ख़त्म नहीं होगा, ये सिंबॉलिक है, मगर व्यापार के बारे में बता दूं, सबसे ज़्यादा 0.9% का व्यापार हमारा सऊदी और इससे दुबई से होता है, बाकी कहीं पर हमारा 0.3-0.2% इस तरीके का व्यापार है। असर दिखाने की कोशिश की जा रही है और हमारे बिना उनका काम नहीं चलेगा और उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, दोनों ये संभव है, एकदम सही चीज़ है। आज कुछ दिन का ये रोष है, लेकिन एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो चीज कही गई है सर्वथा गलत है। बिल्कुल। लेकिन जाकिर नाइक ने जब कहा तो किसी पाकिस्तानी देश ने जो है इसका विरोध नहीं किया। मनीष जी, ये मैं कोट करता हूं, किसी ने नहीं विरोध किया क्योंकि वो मुस्लिम थे। और ये चीजें जानबूझकर की जा रही हैं, ये हिंदुस्तान के को बदनाम करने के लिए, चाहे माननीय मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो। अश्विनी जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा अश्विनी जी, मैं जानता हूं आप बड़े विदुषी प्रवक्ता हैं, शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलते हैं अश्विनी जी, लेकिन देखा देखी नहीं की जा सकती। जाकिर नाइक ने क्या बोला, उसके साथ क्या हुआ, उसकी देखा देखी नहीं की जा सकती। और इस बयान की तुलना जाकिर नाइक क्या कहते रहे उससे कतई नहीं की जा सकती। जाकिर नाइक क्या कहते थे, उसका भारत पर क्या रिपरकशन होता, ये मैटर नहीं करता था, लेकिन नुपुर शर्मा ने कहा है, उसका असर दिख रहा है। महिमा सिंह हमारे साथ है। महिमा जी, आप ब्रेक के पहले आपकी उंगली उठी थी। अश्विनी जी, आऊंगा आपके पास। आपकी उंगली उठी थी महिमा जी। अश्विनी जी कहते हैं कि ये अपने आप में एक साजिश है, नुपुर के बोल तो बहाना है। ये बहाना लेकिन पैदा ही क्यों हुआ मनीष जी? वसीम बरेलवी साहब ने बहुत खूब कहा है, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। ये बहुत सटीक बात आज के दौर में लगती है, क्योंकि सच, प्रेम, अहिंसा, ये जो बातें हैं इस देश के अंदर, ये कोई बीता इतिहास लगते हैं। और इतिहास के पन्नों में जो लिखी हुई बात है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था इस देश के अंदर, उसके जो कारण उस समय दर्ज किए थे उन्होंने, मुझे लगता है आज वापस उनके ऊपर निगाह डालने की ज़रूरत है। आज वापस ये समझने की ज़रूरत है कि जब देश के अंदर देश जो है बेरोज़गारी के चंगुल में आज वापस फंस चुका है, आज महंगाई जितने चरम पर है, आज देश के अंदर जिस अभी मैं जनाब को सुन रही थी, जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे दंगे खत्म हो गए हैं, क्या हाथरस बाहर किसी और देश या किसी और ग्रह पर हुआ? क्या जितने पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से रेप्स की घटनाएं और अभूतपूर्व तरीके से रात में उनके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल करके पुलिस वालों के निगरानी में जिस तरह उनको जलाने की घटनाएं हमने उत्तर प्रदेश में देखी, क्या सिर्फ जब बड़े तौर पर दंगे होंगे तभी आपको इंसान की जान की कीमत समझ में आएगी? और इस प्रकार के छोटे छोटे वारदातें और आपको जब जो किस्से हैं वो सुनने को मिलेंगे, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस क्या हो, रेप चाहे सिर्फ वो यूपी जम्मू में होते कश्मीर हैं, की, राजस्थान में नहीं होते मैडम? कोई ये ऐसे क्यों आप लोग बांट देते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आया। जब कांग्रेस वाला बैठेगा तो यूपी बताएगा, जब बीजेपी वाला बैठेगा तो वो उधर की बताएगा। ये क्या है? रेप इज सच अ हीनियस क्राइम। पहले तो आज डिस्कशन को भी लाने की जरूरत नहीं थी कि जब हम नहीं मनीष जी, क्या है ये रेप? कहाँ से आज डिस्कशन होना चाहिए था रेप के ऊपर? इसके ऊपर तो अलग एक पैनल बैठा सकते हैं। और वो मुद्दा अलग है, वो बिल्कुल मुद्दा ही अलग है। कहाँ से ले आए? कुछ भी डाल देंगे कहीं पे भी।
हाथरस, उन्नाव, आसिफा जम्मू कश्मीर के अंदर ये जितने किस्से हुए पिछले कुछ वर्षों में मनीष जी, इनका जो ट्रीटमेंट जिस तरह से किया गया, जो आधी रात में सनातन धर्म की बात करने वाले लोग जो आधी रातों के बीच में इस प्रकार के काम करते हैं और फिर बात करते हैं हमने क्राइम को मिटा दिया या हमने दंगों को मिटा दिया, मैं ये समझती हूँ आज गुनाह और क्राइम पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया उसका पूरा स्टेटमेंट मैडम आपने शायद पढ़ा नहीं। सबसे पहली बात आप दंगों की बात कर रही हैं, आज का टॉपिक रेप नहीं है, आज हम बहस कर रहे हैं मुकेश शर्मा की जो कमेंट की वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो या बीजेपी की, हमारा भटक रहा है, मुद्दा हमारा भटक रहा है। महिमा जी, यू आर लर्नेड काउंसिल का एक ढंग होता है, जो भी बरखा हो जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, और ये सियासत खेल रही है। बरखा जी, अरे बरखा जी, ये सियासत बरखा खेल जी, रही है यहाँ पे। हमें बड़बोलेपन से बचना चाहिए, हमें बड़बोलेपन से बचना चाहिए, यही हमारा मुद्दा है। बरखा जी, सुबह ही मैंने बरखा जी, ट्वीट किया था, बरखा जी, नहीं मनीष बरखा जी, जी, मैंने आज बरखा सुबह जी, ही एक ट्वीट किया था, राहुल मनीष गांधी जी, जी मनीष ये लिख जी, रहे ऐसा हैं कि डिवाइड हो रही है महिमा जी, कैसे महिमा जी, divide? बरखा जी, तुम तो बरखा खुद जी, divide करने में let's लगे not हो। digress the तुम topic, सपने let's देखते not हो, digress the देश issue, को बनने बरखा के जी, ऊपर बरखा और जी, देश को बरखा जी, बचाने बरखा के जी, बजाय बरखा जी, देश को और तोड़ने में बरखा लगे हुए हो। जी, बरखा जी, क्या ट्वीट किया था उन्होंने? बरखा जी, बरखा जी, महिमा जी, आप अपनी बात, आप अपनी बात, बरखा जी, उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता पर वो अपनी टिप्पणी कर रही हैं, अपनी टिप्पणी कर ले। महिमा जी, आप थोड़े में अपनी बात खत्म करें, मैं अनुभव जी के पास जाऊंगा। बरखा जी, आता हूँ आपके पास। बरखा जी, आता हूँ। बरखा जी, लेट हर स्पीक, लेट द लर्नेड काउंसिल, लेट द लर्नेड काउंसिल टॉक। बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय चेहरा डॉक्टर दीपक कोराती हैं। जी, मनीष जी, एक बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। अभी कुछ ही देर पहले आपने बड़े सटीक तौर पर ये कहा था कि पार्टियां शायद प्रवक्ताओं को ठीक सिखाती हैं, लेकिन चैनल पर आकर जब वो बोलते हैं तो वो बहाव में बह जाते हैं। ऐसा सिर्फ पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ नहीं है, मुझे लगता है और भी जो पैनलिस्ट मुझे पता था ये टिप्पणी आप मुझ पे कर रही है, क्योंकि मैंने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि सियासत मत करिए, ये सियासत का मुद्दा नहीं बरखा जी, है। अनुशासित हूँ, बरखा जी, बिल्कुल बड़ा अनुशासित संवेदनशील नहीं बोल मुद्दा है। रही हूँ बरखा कि जी, रेप बड़ा का मुद्दा हम संवेदनशील नहीं मुद्दा है। डिस्कस करें। बरखा जी, दूसरी बरखा जी, बात नुपुर शर्मा ने जो दर्शक कहा था, लाखों करोड़ों उसके ऊपर दर्शक के समय सियासत जो ये करने की कार्यक्रम जरूरत देखते नहीं हैं, है। ये बरखा देश की जी, बात है, बरखा इसको जी, देश में ही रहने बरखा दीजिए। जी, ऑपोजिशन बरखा पार्टी को जी, कोई हक नहीं बरखा है जी, ये इसको शोर दूर शराबा, करके इसके ये ऊपर शोर शराबा जो सियासत मचा है खेली जाए। उसी पर हमारी और चर्चा है। आप सियासत खेल रहे एक हैं, बयान इसकी पर वजह जो से शोर दूसरे शराबा मुल्क, मचा है बरखा जी, उसी पाकिस्तान पर जैसे हमारी मुल्क भी चर्चा है। हमें बोल बरखा रहे जी, हैं, उनकी बरखा जी, हिम्मत कैसे, बरखा हमारे जी, को कैसे बरखा बोल जी, सकते हैं वो? बरखा जी, बरखा जी, हमारे साथ अनुभव चक जी हैं। अनुभव जी, जितनी जानकारी मुझे है, आपके प्रवक्ताओं के लिए रामबाऊ मालगी संस्थान मुंबई में इनके लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है। उन्हें वहां पर बताया सिखाया जाता है कैसे बोला जाए मीडिया से, कैसे संवाद रखा जाए। और उसके अलावा पार्टी का एक दफ्तर है जहां पर बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो कि बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, इनके अपने मीडिया इंचार्ज भी हैं, ये भी बताते हैं। पार्टी की गाइडलाइन भी आती है। लेकिन उसके बावजूद जब सीमा लांघ जाता है कोई व्यक्ति, कोई प्रवक्ता, तो अपने आप में इसका खामियाजा किसी और को नहीं, पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। तो मनीष जी, जो अभी पार्टी की आपने बात, तो पार्टी को जो कार्रवाई करनी थी उसने, लेकिन अभी अपने वक्तव्य के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बात कही कि संघ के ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया। तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से कितने वर्षों तक आपकी सरकार रही, और अगर संघ वाकई में इतने खराब काम करने वाला संगठन था जिससे देश की एकता को खतरा था, आपने प्रतिबंध हटाया क्यों था उसके ऊपर से? इस तरीके से बातों को घुमाना उचित नहीं। दूसरी बात में, आप जहाँ कानपुर दंगों की बात हुई थी, उसके संबंध में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कानपुर दंगों के पीछे ये कारण नुपुर शर्मा का बयान ऐसे ही नहीं आया। कानपुर के अंदर लगातार इस बात को देखा जा रहा था और चिन्हित करा गया, नगर निगम और केडी इस बात को चिन्हित करा कि 156 मंदिरों के ऊपर पिछली सरकारों में कब्जा करके उनके ऊपर बिरयानी की दुकानें खोल दी गई थी मुस्लिम क्षेत्रों पे, और उन बिरयानी की दुकानों पर और ऐसे स्थलों को चिन्हित करके जब उन पर कार्रवाई की बात हो रही थी, तो बड़े बड़े रसूखदार मुस्लिम चेहरे फंसते नजर आ रहे थे। और इस वजह से ये बयान को
आधार बनाकर एक सुनियोजित साजिश करी गई और साजिश में यह देखा गया कि किस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री यहाँ पर है और उसी दिन इसको अंजाम दिया गया। पहले ही पोस्टर लग गए थे, पहले ही पेट्रोल बम तैयार हो गए थे। बड़ी खतरनाक साजिश थी और उस साजिश के पीछे आपको ये देखना चाहिए जफर हयात आसमी, जिसका नाम आया आज, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठ के यहाँ बात कर रही हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, उसकी फोटो वायरल हो रही है। इसी तरीके के जो नेता हैं, इसी तरीके की पार्टियां हैं, वही प्रवोक करती हैं, वही इस तरीके का मैसेज देती कि हिंदुत्ववादी विचारधारा या संघ ये तोड़ने का, नफरत फैलाने का काम करता है, जबकि सच्चाई ये है कि तोड़ने और नफरत फैलाने का काम ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां करती हैं। संघ हमेशा जोड़ने की बात करता है, संघ का मतलब ही है जोड़ना। जी महिमा सिंह जी। मनीष जी, अभी इन्होंने सवाल पूछा कि वो प्रतिबंध क्यों हटाया गया था। वो उसी कारण से हटाया गया था जिस कारण से राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराने के लिए उनको सहायता प्रदान की, जिस कारण से जवाहरलाल नेहरू ने जब विपक्ष से कोई एक भी नेता नहीं मिलता था तो चुन करके उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए लोकतंत्र के लिए विपक्ष आवश्यक है। और उन्होंने उस समय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघ कभी चुनाव में नहीं गया है। देखिए कि ये मुझे लगता है हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मैंने कहा उसी कारण से क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के अंदर आस्था रखने वाली है। ये गांधी को मारने वालों की पार्टी नहीं है, वो दूसरी जगह है। गांधी के हत्यारे जो हैं, ये गांधी की विचारधारा को आज भी जिंदा रखने वाली पार्टी है। ये आज भी सत्याग्रह की बात करने वाली पार्टी है। ये आज भी, बहुत बार हमसे लोग पूछ लेते हैं कि जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से जवाब क्यों नहीं देते हैं। हम इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि जैसा भी माहौल भाजपा बनाने की कोशिश करें, और देखिए भाजपा के पीछे विचारधारा मैं कुछ कहना चाहूंगा। मोहतरमा भाजपा के प्रवक्ता से भी ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं जब हम महिमा जी बरखा जी आ रहा हूँ आपके पास। बरखा जी आ रहा हूँ। बरखा जी, नूपुर के बयान पर इंडिया का सवाल में घमासान नहीं, नूपुर के बयान पर इंडिया का सवाल में घमासान नहीं। यहाँ हम चर्चा और बहस करने आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महिमा सिंह जी इस समय रिबटल दे रही हैं अनुभव जी की बातों का, और अनुभव जी भी कुछ कहना चाहेंगे। बरखा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आज से कुछ टिप्स आप जरूर दीजिएगा कि आखिर प्रवक्ता को किस तरह बिहेव करना चाहिए। मनीष जी एक बात मेरी रह गई थी। एक बात, उन्होंने तस्वीरों की बात की कि किसी की तस्वीरें हमारे नेताओं के साथ, मरहूम दीप सिद्धू की तस्वीरें किसके साथ थी, किसके साथ वायरल हुई थी? मरहूम दीप सिद्धू की। जब दीप सिद्धू का मामला हुआ था, और इस प्रकार की न जाने कितनी तस्वीरों की बात हम उठाएंगे, लेकिन मुद्दे को भटकाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए बहरहाल सिर्फ यही बात है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात छोटा रिबटल अनुभव जी, महिमा जी एक छोटा रिबटल, अनुभव जी एक छोटा रिबटल। मनीष जी, जहां अभी महिमा जी जो बात कर रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये जो आजादी के आंदोलन की कांग्रेस थी उसको आज की कांग्रेस से कैसे मिला सकती, कैसे ये सोच सकती हैं कि जो आजादी के आंदोलन के समय जो कांग्रेस पार्टी थी, जो गैर राजनीतिक दल थी, उसको आज की कांग्रेस से तुलना कर रही है। राजीव गांधी जी की बात कर रही थी और उनको ऐसे बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडित कर रही है। वही राजीव गांधी जिन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूचाल आ जाता है, सैकड़ों सिखों को मरवाने का जिन्होंने काम किया, सामूहिक नरसंहार कर दिया। आज उनको महिमा मंडित करने का काम कर रही है। इन्होंने कहा, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। और बरखा जी के पास मैं अभी तक दूसरे पड़ाव में नहीं जा पाया। मनीष जी एक इम्पोर्टेंट बात, दर्द को नहीं कुरेदना है। मनीष जी एक इम्पोर्टेंट बात रह गई जो अभी इन्होंने दीप सिद्धू वाला बताया था, इनकी जानकारी के लिए बता दी, क्योंकि कांग्रेस स्पोक पर्सन है। जफर हयात आसमी फोटो नहीं खिंचा रहा था, जफर हयात आसमी आपकी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी रहा था। इस बात को पता कर लीजिए पहले। अनुभव जी मेरे पास वक्त कम है। बरखा जी, बोलते वक्त शालीनता और सहजता झलकनी चाहिए। अगर आपको समाज में अपने अस्तित्व, आप आईना होते, चेहरा होते, अगर किसी संगठन में आप हैं तो आप उस संगठन का चेहरा होते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो उसके छींटे उस संगठन पे पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पड़ते हैं मनीष जी। हमें बोलते हुए बहुत शालीनता दिखानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, नाप तौल के बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके रिपरकशंस पार्टी को ही सहने पड़ते हैं। सिर्फ पार्टी को नहीं, पूरे भारत वर्ष को सहने पड़ रहे हैं। जो भी आज हो रहा है, जो मुस्लिम कंट्रीज ने आज एक
गठजोड़ बना लिया है, हमें बातें सुना रहे हैं, जिनकी औकात कुछ नहीं थी वो हमें इतना कुछ सुना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्पोक पर्सन ऑफ अ जी। पर्टिकुलर पार्टी। जी। लेकिन आगे की बात तो ये है कि जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि उनको सजा मिल गई है, सजा मिल गई, इट शुड नॉट बी एन आई वॉश। ये बिल्कुल आई वॉश नहीं होना चाहिए। ये पार्टी को जो भी डिसीजन उन्होंने ले लिया है हम सबको मंजूर जी, है जी। और हम उनके साथ हैं, लेकिन दूरगामी इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ये आई वॉश रहा तो। जी जी बरखा जी, इससे पहले कि मैं इंडिया का सवाल खत्म करूं, डॉक्टर दीपक वोरा, आप तो डिप्लोमेसी के जानकार, डिप्लोमेसी के आप माहिर, और डिप्लोमेसी के तहत आपने लगभग 4 दशक से ज़्यादा आपने माँ भारती की सेवा की, और आज भी आप प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में आप प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए आप काम करते हैं, चेहरा बनते हैं। आखिर जब भी रिलेशंस की बात आती है, संबंधों की, संवाद की, रिलेशंस के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है। फाइनल टिप डॉक्टर दीपक वोरा, इसके बाद मुझे बहस खत्म करनी। इतना कहूंगा कि हमारी बेटी बरखा ने जो कहा है, आपका जुनून, आपका पैशन, मैम मैं नोट कर रहा था। मेरी 71 साल की उम्र है, आप मेरी बेटी की उम्र से भी कम है। जो कुछ आपने कहा है इट्स फैंटास्टिक जो मैंने सुना है, बट आई सी द पैशन। आगे मैं कहूंगा सर, डिप्लोमेसी में हमारा ये काम होता है टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, उनको बिगाड़ना हमारा काम नहीं होता। और जो इस समय हुआ है इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ये प्रतिबंध भारत पर लगे थे 1974 में जब हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट की, 2000 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा फेस ऑफ हुआ था। बहुत मैंने ये देखा है, लेकिन बहुत जल्दी भी वो हट जाते हैं, क्योंकि आज कोई भी देश दुनिया में ऑटोनोमस पूरी तरह से नहीं हो सकता, इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। ये भी दौर चला जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। जी जी, डॉक्टर दीपक वोरा, अश्विनी शाही जी, अनुभव चक जी, बरखा त्रेहान और महिमा सिंह जी, आप सब लोग इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते नुपुर शर्मा के बयान पर शोर शराबा है, खून खराबा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक भारत है, ये नेक भारत है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।